So today we are going ahead with the regulation of respiration, which is very important part of the respiratory system. And रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. So if we start with the slides today, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री. ठीक है. तो रेस्पिरेशन इज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. इट कैन बी वॉलेंट्री बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इनवॉलेंट्री. सो द थिंग इज कि अगर आप इनवॉलेंट्रीली सुसाइड करने की कोशिश करेंगे सांस रोक के, तो आप मर नहीं सकते, क्योंकि एक पीरियड के बाद में इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल है वो उसको ओवरटेक कर लेगा एंड योर ब्रेथ विल स्टार्ट अगेन. कोशिश करके देख लेना, यू विल कम टू नो. क्या इसमें क्या जोक है? करके देख, अभी करके देख. डर लग रहा है मैं रिसस्किटेशन दे दूंगा, अभी तो हॉस्पिटल में हो तुम. तो आप बहुत देर तक नहीं रोक सकते सांस को, क्योंकि अंदर जो मैकेनिज्म डिजाइंड है, रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वो इसी तरह से डिजाइंड है कि अब सोचो कि क्या होगा अगर आपने सांस रोकी बहुत देर तक. चलो ऐसे बात करते हैं, क्या 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 चीजें होंगी अंदर. ब्रेन खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा. तो क्या होगा? ब्रेन क्या, ब्रेन तो है. ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा और CO2 का लेवल इंक्रीज होगा, विच विल इंक्रीज द CO2 पार्शियल प्रेशर. उसके साथ साथ में और क्या चीज होगी? यस, H प्लस आयंस इंक्रीज होंगे, pH डिक्रीज होगा बेटा. इट विल बिकम एसिडिक बिकॉज देयर विल बी मोर रिलीज ऑफ H प्लस आयंस इन द ब्लड, जिसको अगर हो सकता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद में हीमोग्लोबिन बफर ना कर पाए. अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि H2CO3 बनता है, H प्लस अंदर रहता है, HCO3 बाहर आ जाता है. तो H प्लस बफर कौन करता है? H प्लस को हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन H प्लस को बफर करता है, देन क्लोराइड विल शिफ्ट अगेंस्ट द HCO3 माइनस. ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट. क्लोराइड शिफ्ट एंड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, वही चीज जो है H प्लस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, विच विल स्टिमुलेट द सेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जोन बोलते हैं. सेंट्रल CCZ, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जोन. जो कीमोरिसेप्टर मतलब केमिकल के चेंजेस को जो रिसीव कर रहा है, दैट इज नोन एज कीमोरिसेप्टर जोन. अब इसमें भी वही एनाइड्रेज वाला फंडा आता है वापस से, कि क्या होता है कि H प्लस इज नॉट परमेबल टू ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्रेन को सेपरेट करके रखा जाता है बाकी सर्कुलेशन से, ताकि कोई भी जो हजार्डस केमिकल्स है, हजार्डस जो सॉल्यूट है, जो मिले हुए हैं ब्लड के अंदर या मिल जाते हैं ब्लड के अंदर, वो ब्रेन के अंदर ना जा पाए. हर चीज अगर ब्रेन में पहुंचेगी तो इट विल इंक्रीज प्रॉब्लम. So for that purpose the blood brain barrier is there, which keeps the unwanted things outside the brain. वहां पे सिर्फ सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, सिलेक्टेड चीजों को अंदर जाना अलाउड है. तो H प्लस आयन ऐसा आयन है, आयन तो वहां पे अलाउड नहीं है, तो वो अंदर नहीं जा सकता. बट वो एक केमिकल है जो कि स्टिमुलेट करेगा CCZ को, और उसका जाना जरूरी है. तो कैसे होगा? तो CO2 क्या है, वो डिफ्यूज करेगी. CO2 is fat soluble and easily diffusible, so it will diffuse from blood brain barrier to inside the brain, and वहां जाके वो कार्बनिक CSF होता है. CSF will be having carbonic anhydrase just like the RBCs, and it will convert CO2 plus H2O into H2CO3, and then H2CO3 will break into H plus and HCO3. and जो H plus वहां बना अभी, अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी CO2 आपके ब्लड के अंदर है. CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसी तरह से आपके H प्लस जो है वो इंक्रीज होंगे CSF के अंदर, एंड दे विल स्टिमुलेट द कीमोरिसेप्टर जोन, CCZ, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जोन, जो कि लोकेटेड होता है थर्ड वेंट्रिकल के आसपास में कहीं. अब जैसे ही वो स्टिमुलेट होगी तो इट विल टेक द चार्ज एंड स्टार्ट द रेस्पिरेशन. एंड ये एक फैक्ट है
कि CO2 is the most important stimulant of respiration. Oxygen is not a stimulant for the respiration. CO2 is the stimulant of respiration. जैसे जैसे CO2 अंदर accumulate होगी बॉडी के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो उतने ही तेजी से स्टिमुलेट होने लग जाएगा। जितनी ज्यादा CO2 इकट्ठी होगी उतना ज्यादा तीव्र गति से आपको एहसास होगा कि सांस लेनी है, या फिर अंदर से अपने आप जो सिस्टम है आपका वो सांस लेने की तरफ बढ़ेगा। तो CO2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट फॉर द रेस्पिरेशन। इसका एक और एग्जांपल है, ये भी आप करके देख सकते हो। अगर आप हाइपर वेंटिलेशन करो, मतलब कि आप बहुत तेज से सांस लो लगातार का 1 मिनट के लिए, at certain point of time you will stop taking the breath for certain few seconds or 10 seconds or 5 seconds until unless CO2 will build up inside the respiratory system again, and then it will start stimulating the respiratory system again। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हाइपर वेंटिलेशन करके CO2 को वॉश आउट कर रहे हो, आप जगह ही नहीं दे रहे कि CO2, तो CO2 वॉश आउट होने के बाद में क्या होगा, रेस्पिरेशन के लिए स्टिमुलेंट नहीं बचा, तो रेस्पिरेशन आपका रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। देन ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट अगेन वंस द CO2 इज बिल्ट अप इनसाइड द रेस्पिरेटरी। तो हाइपर वेंटिलेशन तो पता है आपको कैसे किया जाता है, सांस ले बेटा बहुत तेज और छोड़, लेता जा कंटिन्यूस, इस तरह से। तो दिस विल क्रिएट ए लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड और बॉडी, एंड it will stop respiration for fraction of seconds and again it will start। तो ये भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मरेगा नहीं इसमें। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, पैरामीटर टू बी रेगुलेटेड। अब यहाँ पे जब हम रेगुलेशन की बात करें तो वहां पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको रेगुलेट करना पड़ता है, जैसे कि जेनेसिस ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड कंट्रोल ऑफ रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रेथ। तो दो चीजें हैं, एक तो है आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन जो आप अभी बैठे हुए आराम से एट रेस्ट कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम, और भाई रेस्पिरेशन करना इज ए रेगुलर फिनोमेना जस्ट लाइक द बीटिंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट के अंदर क्या है, पेसमेकर है, सबको पता है पेसमेकर होता है, पढ़ा हुआ है आपने, 12th में भी पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है। पेसमेकर क्या करता है, जनरेट करता है इंपल्स जो कि पूरे हार्ट में फैल जाती है, एंड इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड आर्टरियल्स, and it will pump the blood to the body parts and lungs and all that thing। तो इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एक पेसमेकर होता है जो कि कंटिन्यूअस रिदम प्रोड्यूस करता रहता है। एक जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट जो पेसमेकर है वो रिदम प्रोड्यूस करता है एट द रेट ऑफ 70 to 80 के आसपास एट रेस्ट, व्हेन इट इज नॉट स्टिमुलेटेड, एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन नहीं होता। और वैसे अगर आप देखो तो ये अगर आप सिर्फ पेस मेकर को देखो अलग से करके, तो इसकी जो नॉर्मल जो प्रोडक्शन ऑफ रिदम होती है विच इज मोर देन 120 के आसपास होती है, 100 और 120 के बीच में कहीं होती है। बट क्योंकि कंटिन्यूस वेगल इसके ऊपर स्टिमुलेशन रहता है, वेगस एक नर्व है, आपको पता है 10th नर्व है वेगस, एंड इट इज पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर, एंड जो हमारा पेस मेकर है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से स्टिमुलेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से स्टिमुलेशन उसका बंद होता है या फिर डिस्टिमुलेट होता है। तो वेगल का टोन वहां पे हमेशा बना रहता है, वहां पे हमेशा वेगल का डिस्चार्ज रहता है, जिसके कारण से जो नॉर्मल हम जो हार्ट रेट फील करते हैं एट रेस्ट इज अराउंड 70 to 80। अब अगर कोई एथलीट है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है, गेम खेल रहा है, तो उन लोगों के अंदर ये जो आपकी हार्ट रेट है वो और डिक्रीज हो जाती है, इट कैन गो अप टू 60 बीट्स पर मिनट, बिकॉज वो क्या होता है कि एक्सरसाइज कंटिन्यूस करने से ये जो वेगल टोन है ये स्ट्रॉन्ग होती जाती है, ये इंक्रीज हो जाएगी, इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये और अच्छे से हार्ट रेट को डिप्रेस करके रखता है। इसका फायदा होता है इस तरह से कि इट कैन सप्लाई मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड, क्योंकि एक्सरसाइज पीरियड में अगर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो हार्ट तो ब्लड तो पंप करेगा ज्यादा, क्योंकि बहुत बार सर्कुलेट होगा ब्लड जो है हार्ट के अंदर से ज्यादा बार निकलेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो ब्लड
बार बार सर्कुलेट होगा, ठीक है, वो ठीक है, बट ये जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई इसके कारण से जो फीलिंग का टाइम है, जो लंग्स के अंदर जो स्टे करने का टाइम है ब्लड का, वो रिड्यूस हो रहा है। उस रिड्यूस होने के कारण से आपका ऑक्सीजन का पिकअप नहीं हो पा रहा ढंग से, उतना टाइम नहीं मिलता कि ऑक्सीजन का पिकअप हो पाए। तो कुल मिला के ज्यादा बार आप सर्कुलेट करा रहे हो बट पिकअप कम हो रहा है। तो अगर आप इसको स्लो कर दोगे थोड़ा इवन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, तो पिकअप ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर एंड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर इवन एट हायर रेट ऑफ एक्सरसाइज। तो हार्ट रेट जितनी कम रहती है उतना हमें फायदा होता है इवन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, क्योंकि हम हार्ट रेट जैसे ही हम भागने लगते हैं हमारी हार्ट रेट बढ़ने लगती है, बट वो हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ने पे हमें हेल्प नहीं कर रही है, वो हमें नुकसान कर रही है। उसके कारण हाइपोक्सिया ही होगा आपको, क्योंकि वो इतना टाइम ही नहीं दे रही लंग्स को कि वहां पे ऑक्सीजन का लोडिंग हो सके और वो ऑक्सीजन पहुंचा सके टिश्यू तक। तो इसलिए वेगन एक टोन रहती है एंड इट इंक्रीजेज इन एथलीट्स एंड ऑल दैट ड्यूरिंग द रेसिस। तो इसी तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां पे भी एक पेस मेकर है जो कि एक पर्टिकुलर रिदम पे 12 to 14 की रिदम पे रेस्पिरेटरी रैंप इंक्रीज कर रहा है। रेस्पिरेशन क्या होती है? इन अ फॉर्म ऑफ रैंप। रेस्पिरेटरी सिग्नल्स आर इन अ फॉर्म ऑफ रैंप। रैंप देखा है सबने? यहाँ नीचे सीढ़ियों के पास में भी है रैंप, जहां से अपन अपनी ट्रॉली चढ़ा सकते हैं, व्हील चेयर चढ़ा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रैंप। तो रैंप कैसा दिखता है? स्लोप, इट्स इन स्लोप वे। इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी सिग्नल्स होते हैं वो भी स्लोप वे में होते हैं, मतलब कि ये स्टार्ट होते हैं बहुत धीरे और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर ये ऐसा नहीं होता तो आपकी रेस्पिरेशन कैसी होती? अभी आप सांस लेते हो आराम से निकलती है बाहर, ठीक है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, एंड देन डिक्रीजेस। तो इट्स इन अ फिनोमेना ऑफ स्लोप में रहता है। दैट्स व्हाई दीज सिग्नल्स आर कॉल्ड एज रैंप सिग्नल। अगर रैंप नहीं होगा तो आपका जो सिग्नल जो ब्रीदिंग है वो बड़ा सडन हो जाएगा एंड विच विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर अस। दैट्स व्हाई respiratory signals are in a form of REM. So our respiration increases slowly, reaches to the maximum, then expiration. So that is known as genesis of normal respiratory rhythm. अब इसी रिदम को आपको रेगुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जब आपको भाई ज्यादा हंगर फील हो रही है ऑक्सीजन की, तो यू विल टेक द मोर ब्रेथ, you will increase the rate of the breath and you will increase the depth of the breath, or when you increases the rate of the breath, automatically depth of the breath will decrease because you don't have that much time to take inspiration. deep inspiration लेने का टाइम नहीं है। जब आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ ब्रेथ पर सेकेंड इंक्रीज होगी, बट टाइम फॉर सिंगल ब्रेथ विल डिक्रीज। तो आप वहां पे बहुत डीप ब्रेथ नहीं ले सकते, पर आप डीप ले रहे हो तो आपकी रेट जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, क्योंकि आप हर ब्रेथ को एक लंबा टाइम दे रहे हो ताकि आप मैक्सिमम ऑक्सीजन का अंदर ले सको और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सको, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो सके। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन दिस डेप्थ एंड रेट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो न्यूरल रेगुलेशन में हमारा पार्ट आता है दैट इज नोन एज मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, इसके साथ में एक और पार्ट होता है विच इज नोन एज पोंटाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सेंटर, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, और दूसरा पार्ट है दैट इज नोन एज पोंटाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के वी हैव टू पार्ट्स, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। ये दो पार्ट होते हैं ऑफ द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने सुना होगा मेडुला इज द पार्ट विच रेगुलेट द ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे एक वैसोमोटर एरिया भी होता है जो बेसिकली हार्ट रेट को कंट्रोल करता है या फिर ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर भी है जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। अब आप अगर बात करें कि वॉलंटरी कंट्रोल कौन करता है, तो वॉलंटरी कंट्रोल हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ सकता है, जो कि रेस्पिरेटरी मसल न्यूरॉन्स के थ्रू रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स डायरेक्टली मसल्स को कंट्रोल करता है, तो मसल के ऊपर इन्फ्लुएंस करके रेस्पिरेशन को, कभी जब वॉलंटरली जैसे मुझे डीप
सांस तो मैं ले सकता हूँ ना अभी, तो दैट इज वॉलंटरी कंट्रोल। ऑटोमेटिक, जिसमें हमारा पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर आ गया, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर आ गया। तो मेडुलरी के हमने दो पार्ट देखे, डीआरजी एंड वीआरजी। डीआरजी इज एक्टिविटी ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन में ही एक्टिव होता है सिर्फ, ठीक है। डीआरजी इज ओनली एक्टिव ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, इसका एक्सपिरेशन में कोई रोल नहीं है। बट वीआरजी इज हैविंग टू न्यूक्लियस, वन इज आई, अनदर इज ई। तो आई इज फॉर इंस्पिरेशन, ई फॉर एक्सपिरेशन। तो यहाँ पे दो तरह के न्यूक्लियस है। रोस्ट्रल जो बोलते हैं हम लोग, जो कि ऊपर का पार्ट है इसका, वो आई न्यूक्लियस से रिलेटेड है, या फिर प्री बॉडविंगर कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे है। एंड कॉडल जो नीचे का पार्ट है, जो टेल एंड है, विच इज रिलेटेड टू एक्सपिरेटरी साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्योंकि हम टाइडल वॉल्यूम पे वर्क करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उस टाइम पे एक्सपिरेटरी सेंटर को इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सपिरेटरी सेंटर जब इन्वॉल्व होगा तो इट विल स्टिमुलेट द एक्सपिरेटरी मसल्स which is required during the exercise condition. Okay, so rostral end and caudal end, rostral end is I and caudal end is E. So E most of the time silent रहता है, because expiratory muscles का involvement हमें चाहिए during the exercise, और exert करने के टाइम पे, जब हम exertion कर रहे हैं उस टाइम पे हमें चाहिए, otherwise it is silent, it is not involved. ना प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स इज द, इसको हम लोग बोलते हैं प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स को हमने एक्चुअली नाम दिया है द पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस which are present in the rostral part of ventral root of ganglion, these group of nucleus are called as pacemaker of respiratory system. तो इनका नाम है प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स। बॉडजिंगर एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी, तो उनके नाम के ऊपर प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स का नाम पड़ा है। एक बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स भी होता है यहाँ पे। देन देयर आर सम रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स जो बॉडी के अंदर जो कोई अदर एक्टिविटी होती है विच कैन इन्फ्लुएंस डायरेक्टली टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं। तो दोज आर नोन एज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में क्या आ सकता है, आप क्या समझते हो? अभी कई जने कर रहे हैं इस क्लास में, मैं भी कर रहा था। खांसी, किसने बोला खांसी? कफ, कफ इज ए रिस्पॉन्स विच इज रिफ्लेक्स। आपके कोई इरिटेंट आएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कहीं पे इरिटेंट आएगा, इट विल इरिटेट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच विल जनरेट ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। क्या होगा? द रिस्पॉन्स ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। क्यों? क्योंकि आप उस इरिटेंट को निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं, इसलिए आपको खांसी होती है। अब वही चीज अगर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगी या नोज के आसपास के एरिया में आएगी, तो यू विल स्नीज। स्नीज इज ए फॉर्म ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, बट व्हेन द ग्लोटिस इज क्लोज, ग्लोटिस इज क्लोज, तो जो पैसेज होगा वो बन जाएगा थ्रू द नोज, and when glottis is open it becomes cough. Understood? When glottis is closed it is known as sneezing या फिर छींक आना। और जब ग्लोटिस ओपन है तो आपने पैसेज ओपन रखा है कि माउथ से भी एयर आ सकती है, तो उस टाइम पे द रिस्पॉन्स इज नोन एज कफ रिस्पॉन्स। इसमें होता क्या है, जैसे ही आपका स्टिमुलेट होता है तो देयर इज वन फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड देन यू विल स्नीज। आपको छींक आते ऐसे होता है ना, तो यू आर बिफोर स्नीजिंग और बिफोर फोर्सफुल एक्सपिरेशन यू आर डूइंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन ऑल्सो। और जब हम खांसी भी कर रहे हैं तो भी हम थोड़ा सांस हमारे अंदर जाता है पहले, फिर देन वी विल स्ट्रेच। तो दिस इज टू रिमूव द whatever irritant present in the respiratory tract, जो आ चुका है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, मे बी इट इज ऑन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डिपेंडिंग ऑन दैट द रिफ्लेक्स विल बी either sneezing or coughing. So these are reflexes. Pre-Böttinger complex, activity present in pre-respiratory phase. अब यहाँ पे आई न्यूरॉन है VRG के अंदर, आई मैंने बताया आपको इज रिलेटेड टू इंस्पिरेशन। तो ये आई न्यूरॉन जो है जनरेट द बेसिक रिदम विच इज मॉड्यूलेटेड बाय अदर इन्फ्लुएंसेस। तो इन्फ्लुएंसेस बहुत सारी जगहों से आ सकती है,
एक तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के सारे पार्ट उसमें कहीं से भी आ सकती है, बाकी और भी बॉडी के पार्ट से कई अलग अलग जगहों से आ सकती है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि दिखाता है कि किस तरह से रेगुलेशन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहाँ पे हमने लिया है ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम को अलग अलग एरिया पे हमने सेक्शन मारे। अगर हम सेक्शन करते हैं अबव द, जैसे मिड, ये हमारा मेडुला एंड पोन्स है ब्रेन स्टेम, इसके ऊपर अगर हम कट करते हैं तो रेस्पिरेशन के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज ऑल द सेंटर्स आर लोकेटेड बिलो द इंफीरियर कॉलिकुलम। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप देखो यहाँ पे, दिस इज पोन्स, ये वाला जो एरिया है ये रेड शेडेड लाइन है, और यहाँ पे ब्लैक शेडेड लाइन है, इसके बीच का ये जो एरिया है दिस इज नॉन एज पोन्स। पोन्स में दो एरिया होते हैं फिर से, जैसे मेडुला में दो एरिया है, डीआरजी एंड बीआरजी, यहाँ पे भी दो एरिया है, वन इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अनदर इज एपिन्यूस्टिक सेंटर। दो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एंड लोअर पार्ट में जो है दिस इज नोन एज एपिन्यूस्टिक सेंटर। और यहाँ पे हमारा आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल, उसके चारों तरफ ये लोकेटेड है। ठीक है, अब हमने सेक्शन किया अगर मिड ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट में, तो इंफीरियर कॉलिकुलस वाले पॉइंट पे, तो देयर इज नो चेंज इन रेस्पिरेशन। बट हम जब उसके नीचे करते हैं, मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर पे अगर हम छोड़ देते हैं एंड उसके नीचे के पार्ट पे हम सेक्शन बी मारते हैं, तो क्या होगा, जब बोथ वेगस नर्व्स आर इंटैक्ट, तो रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पिरेशन इज नॉर्मल। ठीक है, बट अगर हम वेगस को भी हटा दें, ठीक है, वेगस को हटा दिया, बोथ वेगस नर्व्स आर कट, तो क्या होगा, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, एपिन्यूस्टिक सेंटर का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जा रहा है, और इसका काम है एपिनियोसिस कराना। तो यहाँ पे क्या होता है, एपिनियोसिस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एपिनियोसिस। एपिनियोसिस कोई बताएगा? ये ग्राफ देख के कोई बता सकता है क्या होगा ये? कोई भी वाइल्ड गैस दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये दिस इज अ प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन। एपिनियोसिस इज प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन, देयर इज नो एक्सपिरेशन फॉलोड बाय इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो इंस्पिरेटरी सिग्नल्स हैं वो काफी लंबे टाइम तक मेंटेन्ड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एपिनियोसिस। तो एपिनियोस्टिक सेंटर का काम होता है इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट करना, और वो स्टिमुलेट करके उसको लंबे टाइम तक रखता है। बट वेगस जो होती है और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है हमारा, उसका काम क्या है, इसको रोकना, ताकि रेस्पिरेशन को पर्टिकुलर टाइम के बाद में कट करा जा सके और एक्सपिरेशन स्टार्ट हो जाए। नहीं होगा तो ये एपिनियोसिस में चला जाएगा। ठीक है, बहुत लंबी सांस हो जाएगी, सांस लेते ही जा रहे हैं, फिर CO2 बिल्डअप होगी तो कट होगा। तो यहाँ पे आप जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का आपको फंक्शन जो समझना है, उसका मतलब ये है कि न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर ऊपर बैठा हुआ है वो बेसिकली एपिनियोस्टिक सेंटर को इनिबिट कर रहा है, और उसकी हेल्प कौन करता है, वेगस नर्व। तो जब तक वेगस नर्व इंटैक्ट है रेस्पिरेशन नॉर्मल चल रहा है, बट यहाँ पे ये गड़बड़। नाउ हम लोग एपिनियोस्टिक सेंटर को भी हटा देते हैं, सेक्शन सी। इसके कारण से क्या होगा, अब जो भी जो सिग्नल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं डीआरजी और बीआरजी के अंदर, तो कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, तो सिग्नल्स कभी बड़े कभी छोटे, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ CO2 बिल्डअप इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बड़ी इरेगुलर रेस्पिरेशन हो जाएगी, इवन एट द इंटैक्ट वेगस और इवन एट द व्हेन वेगस इज नॉट इंटैक्ट, बिकॉज ऊपर का पूरा सिस्टम चला गया, तो वैसे ही वेगस नर्व भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी रेगुलेशन करना है, क्योंकि वी लॉस्ट द एपिनेस्टिक सेंटर विच इज ए जनरेटर ऑफ पर्टिकुलर रिदम फॉर द रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे आपको इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, रैंडम रेस्पिरेशन। एंड यहाँ पे जब आप डीआरजी ईआरजी के नीचे का सिग्नल अगर काट देते हो तो पूरा रेस्पिरेटरी सेंटर चला गया आपका, तो देयर इज नो रिदम, नो रेस्पिरेशन, फ्लैट, कुछ भी नहीं। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट? यस बेटा, कुछ पूछ रहे हैं? So regulation of respiration is through pontine respiratory center, which is epinestic center and pneumotactic center.
अगर हम उसका एक ग्राफ बनाए या एक डायग्राम बनाए तो इस तरह का बनेगा नर्वस रेगुलेशन का, जहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखो तो इट इज न्यूमोटैक्टिक सेंटर, देन यू विल सी द एपिनेस्टिक सेंटर। तो आप देख सकते हो कि न्यूमोटैक्टिक सेंटर इज पुटिंग ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द एपिनेस्टिक सेंटर, but epinestic center is sending positive signal to inspiratory neuron, means this part is stimulating inspiratory neuron, and this inspiratory neuron will stimulate the respiratory motor neuron और spinal cord, जो कि respiratory muscles को stimulate करेगा and start the inspiration. It will also stimulate the diaphragm. So these are known as intercostal nerve, which will go to the respiratory muscles, and the other nerve, which is known as phrenic nerve, which arises from C3, C4 and C5, will go to the diaphragm. Flattening of diaphragm होती है तभी हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, V वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डाउन, इंस्पिरेशन। तो कैसे हुआ, एपिनेस्टिक सेंटर ने स्टिमुलेट किया आई न्यूरॉन को, आई न्यूरॉन विल स्टिमुलेट द muscles of respiration and inspiration will start. Now whenever this inspiration is enough, this pneumotactic center will discharge and stop the epinestic center. This will stop the inspiratory neuron. Now this inspiratory neurons, when stimulated, it will give a feedback to the pneumotactic center, positive feedback कि हाँ मैं स्टिमुलेट हो चुका हूँ, तो अब मुझे बंद करने का इंतजाम करो। तो ये फिर यहाँ से स्टिमुलेट होता है और इसको बंद करा, तो रेस्पिरेशन गोज अप एंड देन गोज डाउन, दिस इज नोन एज एक्सपिरेशन। नाउ इट विल आल्सो स्टिमुलेट डायरेक्टली टू द एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स and will put a positive influence, and this will put a positive influence on the respiratory motor neurons related to expiratory and stimulate the expiration. साथ साथ में there is a vagus nerve which is stimulated by pulmonary stretch receptors, and it will give the negative influence. अब pulmonary stretch receptor मतलब कि जो pulmonary cavity है, जो lungs है, वो स्ट्रेच हो रहे हैं, फूल रहे हैं। अब भाई इंस्पिरेशन अगर ज्यादा देर तक चालू रहा तो ये फूल के फट जाएंगे गुब्बारे की तरह, तो दे नीड टू स्टॉप इंस्पिरेशन। तो दिस इज a reflex action which is done by the vagus nerve. This is known as pulmonary stretch reflex, and it will cause inhibition of epileptic symptoms. Please draw this. So right now we are studying about the first part of the respiratory regulation, which is known as neural regulation of respiration. Then the next part, in the next lecture, we will study about the chemical regulation of respiration, where we will read about the influences of CO2 and other chemicals, H plus ions, which will influence the respiration, in the area of their stimulation or receptors which are present at different sites.